नमस्कार दोस्तों, हमारा ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ सिग्नल्स ऑन सिस्टम का 10 क्वेश्चन, जो कि गेट 2006 से लेके 2015 तक पूछा हुआ है। और हमारा लास्ट वीडियो में लास्ट 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हुए थे, जो कि गेट 2091 से लेके गेट 2000 गेट 2005 तक पूछा हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, ये गेट एज वेल एज जो भी बीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। वो भी चैनल सब्सक्राइब करके और रेगुलर बेसिस पर कुछ रेगुलर बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सारे सब्जेक्ट का गेट का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका अप्रोच और कंसेप्ट का डील कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिग्नल्स ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम्स पार्ट 2। देखिए, गेट 2006 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए सिस्टम विथ इनपुट xn and output yn is given as yn is equal to sin 5 by 6 pi n or 5 pi m 5 by 6 pi n xn. The system is, क्या क्या चीज हमें चेक करना है? लीनियर है या स्टेबल है या इन्वर्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबल है या नॉन लीनियर है या स्टेबल है या अनस्टेबल है या नॉन इन्वर्टेबिलिटी है। तो हम लोग फर्स्ट एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट हम लोग लीनियरिटी चेक करते हैं इसका। ठीक है, लीनियरिटी चेक करते हैं। लीनियरिटी चेक करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर सिस्टम हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है, देन आवर सिस्टम विल बी लीनियर। तो सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब क्या है कि टी मतलब कि सिस्टम का जो आउटपुट है, मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है और जहां इनपुट x1 n है और आउटपुट y n है, तो हमारा जो सिस्टम है उसका इनपुट a1 x1 n प्लस a2 x2 n इज इक्वल टू इंडिविजुअल। ये हम अलग से इनपुट दे रहे हैं। जो इनपुट जो हमारा है, ये दो इनपुट का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि हम एक ये x3 n दे रहे हैं, एक अलग इनपुट, और ये इक्वल टू होना चाहिए। जब इंडिविजुअल इंडिविजुअल इनपुट दे रहे हैं हम a1 x1 n और फिर t a2 x2 n, इंडिविजुअल इंडिविजुअल बेसिस पर जब हम इनपुट दे रहे हैं तो जो आउटपुट आएगा, और जो कंबाइन करके हम दोनों इनपुट को जब इनपुट दे रहे हैं, तब हमारा जो आउटपुट आएगा दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सिग्नल्स दिया हुआ है, सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम का रिलेशन दिया हुआ है yn इक्वल टू साइन 5 by 6 पाई n और xn इंटू xn। ये साइड से xn है, इनपुट क्या है? xn है और आउटपुट आपका yn है, जिसमें कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ a आ रहा है, साइन पाई बाई 6 पाई n। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अलग से इनपुट देते हैं, मतलब कि जो आर्बिट्री इनपुट जो x1n है, x1n अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमारा भी एक अलग दे रहे हैं, तो एक कंसिडर करते हैं अलग आउटपुट होगा, डिफरेंट आउटपुट होगा जो y1n है। तो साइन ये एक तरह से कांस्टेंट है पाई n और x1n। इक्वेशन नंबर 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए a1 के साथ, फिर तो ये क्या हो जाएगा? a1 y1 n इक्वल टू a1 साइन 5 by 6
पाई n और x1। नेक्स्ट हमारा हम एक डिफरेंट और इनपुट दे रहे हैं x2 n। देन जब हम डिफरेंट आउट इनपुट दे रहे हैं तो हम उसमें कंसिडर कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट है y2n हो रहा है और ये साइन 5/6 पाई n x2n इक्वेशन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a2 से, जो कि हमारा हो जाएगा a2 y2n इक्वल टू a2 साइन 5/6 पाई n x2n। अब देखिए, अब हम एक थर्ड इनपुट बनाते हैं x3, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू इनपुट का रहेगा a1 x1n प्लस a2 x2n। ये हम अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड आउटपुट जो हमारा है वो y3n कंसीडर हुआ। y3n इक्वल टू, जब हम लगा रहे हैं इनपुट दे रहे हैं तो 5/6 पाई n, और ये एक इनपुट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट है, सॉरी x1n प्लस a2 x2n। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन 5/6 पाई n a1 x1n प्लस साइन 5/6 पाई n a2 x2n। तो आप गौर कीजिए तो ये क्या है हमारा, ये एक तरह से y1 है और ये क्या है, ये y2 है। तो हमारा क्या हो गया, y3n इक्वल टू y1n और y2n। तो y3 क्या है जी, y3 जो हमारा आउटपुट है t, मतलब कि जो हम सिस्टम में इनपुट अप्लाई कर रहे थे a1 x1n प्लस a2 x2n, और यहाँ पर y1 क्या था, जो सिस्टम में हम लोग अप्लाई कर रहे थे इनपुट a1 x1n और t सिस्टम के लिए इंडिकेट किया जा रहा है और कुछ नहीं, a2 x2n। तो देखिए ये सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो कर रहा है, मतलब कि हमारा सिस्टम लीनियर है। एक चीज तो मिल गया कि हमें ये लीनियर है, तो लीनियर जो ऑप्शन है वो होगा, एक ए में लीनियर है, सी में लीनियर है और डी में लीनियर है। लेकिन उसके बाद हमें और चेक करना है क्या, स्टेबल। देखिए ए में लीनियर है और सी में लीनियर है और डी में लीनियर है, हमें यहाँ दो जगह स्टेबल है और एक जगह अनस्टेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए क्या है, स्टेबिलिटी के लिए रूल है, एक मिनट हमें क्लियर करना हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए हमारे क्या है कंडीशन, बीबो होना चाहिए। कोई भी सिस्टम स्टेबल होने के लिए बीबो रूल फॉलो करना चाहिए। बीबो मतलब कि बॉन्डेड इनपुट के लिए बॉन्डेड आउटपुट होना चाहिए। बॉन्डेड इनपुट और बॉन्डेड आउटपुट मतलब क्या हुआ, बॉन्डेड मतलब इनपुट मतलब कि हम सिस्टम में फाइनाइट इनपुट दे रहे हैं, इनपुट जो हमारा है फाइनाइट है, तो हमारा आउटपुट भी शुड भी फाइनाइट होना चाहिए। मतलब कि अगर हम इनफिनाइट के लिए नहीं, इनफिनाइट दे रहे हैं वो नहीं, हम ऐसा सिग्नल सप्लाई करेंगे, ऐसा सिग्नल सप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू इंटायर रेंज, पूरा रेंज के लिए, मतलब कि t इक्वल टू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के लिए वो फाइनाइट वैल्यू देगा। जैसे कि वीएन हो सकता है, इम्पल्स सिग्नल्स हो सकता है। तो आप देखिए ये जो सिग्नल सिस्टम का रिस्पांस है yn इक्वल टू साइन 5/6 पाई n और xn। अगर हम यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी फाइनाइट सिग्नल्स अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑलवेज फाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही वैरी करेगा। ये t आपका जो n है सैंपल्स का वैल्यू -इन्फिनिटी से आप +इन्फिनिटी चले जाइए, कहीं भी इंटायर रेंज में चले जाइए, तो क्या होगा, एक
ये -1 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। और अगर हम एक्शन फाइनाइट दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, आउटपुट ऑलवेज फाइनाइट आएगा। मतलब कि हमारा क्या है, सिस्टम स्टेबल है, सिस्टम हमारा स्टेबल है। तब ऑप्शन कहाँ बच गया, ए और सी, क्योंकि डी नहीं हो सकता है, डी का ऑप्शन अनस्टेबल है। अब हम इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे, तो इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम इन्वर्टिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम मेनी मेनी इनपुट टू मेन्यू टू वन फॉलो कर रहा है, हम अगर हमारा सिस्टम मेन्यू टू वन फॉलो कर रहा है तो सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टेबल, सॉरी इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल। मेन्यू टू A system is called non-invertible if there should be many to one mapping. Many to one mapping होगा, मतलब कि हम डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमारा एक आ रहा है, तो सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टेबल। और इन्वर्टेबल क्या होगा, 1 to 1 मैपिंग। ये सिस्टम इज इन्वर्टेबल इफ देयर शुड बी 1 to 1 मैपिंग। जो हम इनपुट देंगे वो आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट आएगा। मतलब कि एक इनपुट के लिए फिर अदर इनपुट के लिए भी अलग आउटपुट आएगा। तो मैं एक कुछ एग्जांपल के साथ इसको और क्लियर करना चाहता हूं, तो इसको थोड़ा सा देखिए। जैसे कि एक सिग्नल्स है, सिस्टम रिस्पांस है y इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू एक्स टी। तो आप देखिए, आप xt का डिफरेंट वैल्यू दीजिएगा तो आपका आउटपुट क्या है, डिफरेंट आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स टी एक्स स्क्वायर टी, तब इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए एक्स टी इक्वल टू, अगर आप 5 रख रहे हैं तो y टू 25 आएगा, लेकिन एक्स टी इक्वल टू -5 रख रहे हैं तो आपका y टी उस कंडीशन में भी 25 आएगा। मतलब कि मेन्यू टू 1 हो रहा है। तो मेन्यू टू 1 होगा तो सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टेबल, और 1 to 1 रहेगा तो इन्वर्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, ये साइनसॉइडल है, ये साइनसॉइडल। मान लीजिए कि एक्शन कुछ फिक्स वैल्यू हम दे रहे हैं, एक्शन कुछ फिक्स वैल्यू है, कुछ भी रहेगा एक्शन कुछ, मान लीजिए कि n सैंपल इक्वल टू 0 पर रखते हैं, n सैंपल 0 पर मतलब क्या, x0 कोई सिग्नल्स होगा, मान लीजिए कि इम्पल्स सिग्नल्स होगा या इस रैंप सिग्नल्स होगा, कुछ भी सिग्नल्स हो सकता है, यूनिट स्टेप सिग्नल्स हो सकता है, कोई भी सिग्नल्स होगा। तो n इक्वल टू 0 पर जो भी वैल्यू होगा तो वो, लेकिन ये क्या है, जो इंटायर रेंज के लिए क्या होगा, n का वैल्यू जब आप चेंज करोगे डिफरेंट सैंपल्स पर दोगे तो क्या होगा, ये आपका मेन्यू टू 1 होगा। मतलब कि एक ही आउटपुट आएगा, क्योंकि इसका माइनस से 1 के बीच में ही रेंज में आएगा साइनसॉइडल वाले पार्ट का वैल्यू। तो आपका एक्शन इनपुट तो फिक्स है, लेकिन ये इंटायर वैल्यू है वो मेनी टू 1 हो जाएगा। तो मतलब कि सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टेबल। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, जो कि गेट 2007 में पूछा हुआ है। ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज ए। अब बताना है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन होता है जी yt इक्वल टू 1 अपॉन पाई टी। ये ht इक्वल टू हम लोग हिल्बर्ट ट्रांसफर फॉर्म इम्पल्स रिस्पांस होता है ht, yt भी बोल सकते हैं, अगर इम्पल्स रिस्पांस के रूप में करते हैं, रिस्पांस yt हम लोग आउटपुट इंडिकेट कर रहे हैं, जनरली ht से इंडिकेट करता है। तो yt इक्वल टू 1 अपॉन पाई टी, जो कि इंटायर रेंज t टेंड्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। मतलब कि ये जो डिफाइन हो रहा है, ये ht हमारा जो रिस्पांस है, ये नॉट इक्वल टू 0 t लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0 t लेस देन 0 मीन्स सिस्टम विल बी नॉन कॉजल। जो आपका जो सिस्टम होगा वो नॉन कॉजल होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें कोई चेक करने का उतना जरूरत नहीं है, नॉन कॉजल है, लीनियर है कि नहीं, नॉन लीनियर है, तो वो आप वहाँ चेक कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के, ये नॉन लीनियर ही आएगा, लीनियर आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह करके ये चेक कर सकते हैं।
नॉन कॉजल है। उसके बाद एक और ऑप्शन, एक क्वेश्चन है द इनपुट, जो कि गेट 2008 में पूछा है 1 मार्क्स का। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाय xt एंड yt, which of the following description corresponds to a causal system। मैंने पूछ रहा है ये सिस्टम का रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा कॉजल सिस्टम है। हम लोग जानते हैं ए सिस्टम इज कॉजल, ए सिस्टम इज कॉजल, ए system is causal if the output at any time depends only on values of the input, the present time, input the present time and in the past, जो कि पास्ट में आने वाला है, प्रेजेंट और पास्ट में, ना कि फ्यूचर में हो। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में होता है, आना चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, आप एक कोई भी इंस्टेंट टाइम ले लीजिए, t इक्वल टू 0 ले सकते हैं, t इक्वल टू 1 लीजिए या t इक्वल टू 2 सेकंड लीजिए। तो अगर हम t इक्वल टू 0 लेते हैं, तो अगर कोई सिस्टम हमारा t इक्वल टू -1 पर डिपेंड कर रहा है या t इक्वल टू 2 पर आ रहा है, तो वो क्या होगा, t इक्वल टू -1 पर हो गया, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू, पास्ट वैल्यू। t इक्वल टू +1 मतलब कि फ्यूचर वैल्यू। तो उसको एक चीज हम लोग यहाँ पर रखेंगे, t इक्वल टू 0 पर देखिए समटाइम्स आपको -1 और +1 भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब स्क्वायर का टर्म आएगा, जैसे कि yt इक्वल टू x t स्क्वायर, तो ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है। तो लोगों को लगेगा t इक्वल टू 0 पर हम पुट करेंगे y0 तो x0, मतलब कि जो जो इंस्टेंट है वही इंस्टेंट है। 1 तो हमारा क्या हो रहा है x1, और अगर हम चेक करें y2 तो क्या हो रहा है x4, मतलब कि हम प्रेजेंट यहाँ पर हैं और ये 2 फ्यूचर, मतलब जो 4 सेकंड, हम 2 सेकंड पर हम देखना चाह रहे हैं आउटपुट, लेकिन हमारा जो 4 सेकंड वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पास्ट, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू पर। इनपुट जो है ना फ्यूचर वैल्यू, तो ये क्या होगा, नॉन कॉजल होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हमें चेक करना है t इक्वल टू 0 पर देखिए, जब स्क्वायर रहेगा तब वहां पर -1 +1 भी देख सकते हैं या 1 से बड़ा पर देख सकते हैं। t इक्वल टू 0 पर पुट कीजिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं, t इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा, y0 x -2 प्लस x -4, मतलब कि हमारा जो प्रेजेंट आउटपुट है, जो हम देखना चाह रहे हैं जीरो इंस्टेंट पे, वो क्या है, पास्ट वैल्यू जो कि -2 और x इक्वल टू -4, जो कि हम पहले भर चुके पुट किए हैं, मतलब कि जो जीरो से पहले पुट किए हुए हैं। तो ये क्या होगा, ये कॉजल सिस्टम होगा, ये हमारा कॉजल होगा। correspond to the causal system। तो ये एक मिनट, ऑप्शन ये गलत क्वेश्चन, सॉरी, हाँ ये भी कॉजल होगा, लेकिन जो गेट में जो क्वेश्चन है ना, सॉरी लिखने में थोड़ा सा हमें मिस्टेक हुआ है, t+4 था, ठीक है। तो t+4 अगर आप लेंगे, ऐसे अगर t-4 रहेगा तो कॉजल हो जाएगा, लेकिन t+4 रहेगा तो x4, तो ये तो पास्ट वैल्यू है, ये तो पास्ट वैल्यू है, लेकिन ये फ्यूचर आ रहा है, जिसके कारण ये कॉजल नहीं होगा। अगर t+4 रहा तो t इक्वल टू, अगर t-4 रहता तो कॉजल हो जाता। बी ऑप्शन चेक करेंगे, y इक्वल टू 0 तो 0-4, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इनपुट हमारा x के है रूप में है, 0+1, मतलब क्या, -4x +1। तो यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, इट मीन्स फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, नॉन कॉजल। ये भी नॉन कॉजल। yt इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर देखेंगे यहाँ पे, तो सी नंबर, ऑप्शन सी को चेक कीजिए, तो 0+4
और क्या हो जाएगा जी, x 0 - 1, तो 4x - 1, इट मीन्स ये पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ, तो ये कॉजुअल होगा। हम डी नंबर ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर देखिए प्लस हो रहा है, तो मतलब फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इट मीन्स ये क्या है, नॉन कॉजल, ये नॉन कॉजल, ये सी नंबर कॉजल। वो लिखने में हमें मिस्टेक हो गया था, अगर वो माइनस रहता तो फिर कॉजल हो जाता। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये मैचिंग क्वेश्चन है जो गेट 2008 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेट xt बी द इनपुट एंड yt बी द आउटपुट। xt कोई भी सिस्टम का है, xt इनपुट है और yt आउटपुट है। कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम, मैच द सिस्टम प्रॉपर्टी p1 p2 p3 विथ रिलेशन r1 r2 r3 r4। p1 इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब p1 एक इंडिकेशन इंडिकेट किया हुआ है, लीनियर बट नॉट टाइम इनवेरिएंट। p2 टाइम इनवेरिएंट बट नॉट लीनियर। p3 क्या है, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। उसी तरह आपका उसके पैरेलली R1 R2 R3 R4 के लिए आपका सिस्टम का रिस्पांस दिया हुआ है रिले। तो yt इक्वल टू टी स्क्वायर xt है, r2 इक्वल टू yt t xt है, और मॉड ऑफ xt, r3 इक्वल टू yt इक्वल टू मॉड ऑफ xt, r4 इक्वल टू yt इक्वल टू xt-5 है। तो हम लोग इसको चेक करना है, हम लोग को क्या क्या चेक करना होगा, लीनियरिटी चेक करना होगा, टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट चेक करना होगा। देखिए कोई भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम के रिस्पांस में अगर टाइम टी कांस्टेंट या जो भी है डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस टाइम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टी से अगर मल्टीप्लिकेशन है इनपुट के साथ, तो आपका जो सिस्टम है टाइम वेरिएंट होगा, ना कि इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब कि टाइम के साथ वेरी करेगा, जो उसका आउटपुट है रिस्पांस टाइम के साथ वेरी करेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो टाइम वेरिएंट, मतलब कि नॉट टाइम इनवेरिएंट, ये भी कर सकते हैं। कंफ्यूजन के लिए टाइम वेरिएंट ना लिख के नॉट टाइम इनवेरिएंट लिखा हुआ है, नॉट टाइम इनवेरिएंट। तो अब देखिए, अब हमें सिर्फ ये हम डायरेक्टली हम लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन सा टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, कौन कौन नहीं है। तो ये टाइम वेरिएंट है और ये टाइम वेरिएंट है, जो कि इसको फुलफिल कर रहा है, नॉट टाइम इनवेरिएंट। अब हमारा जो है, अब है लिनियरिटी हमें चेक करना, ये दोनों क्या है गया, टाइम इन वेरिएंट, R3 R4 क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। अब हमें लिनियरिटी चेक करना है, तो ठीक है लिनियरिटी हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट में आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कीजिए और उसको देखिएगा, तो ये लीनियर होगा। टी स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन जो एक्सटी जो हमारा है इंडिपेंडेंट, टी स्क्वायर एक तरह से कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा, और ये जो हमारा एक्सटी जो इनपुट है, हम जब x1 टी देंगे और x2 टी देंगे, उसके बाद एक थर्ड जो x3 देंगे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताया हूँ तो सॉल्व किया था, उस तरह आप उसको देखेंगे तो ये एक लीनियर आएगा, ये लीनियर होगा। बट ये भी लीनियर आएगा और ये दोनों नॉन लीनियर होगा, ये दोनों नॉन लीनियर होगा। तो देखिए ये लीनियर और ये लीनियर, R1 R4 लीनियर होगा। तो लीनियर, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन को चेक कीजिए कि कौन सा फुलफिल करेगा। P1 R1, P1 R1, P1 क्या है जी, लीनियर बट नॉट टाइम इनवेरिएंट। लीनियर वो हो रहा है, P1 R1 हो रहा है, क्योंकि आपका जो R1 है वो लीनियर है बट नॉट टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि P मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो ये टाइम वेरिएंट हो रहा है, नॉट टाइम इनवेरिएंट हो गया। तो ये यहाँ पे P1 R1 चल रहेगा, तो P1 R1 कहाँ पर है, और एक यहाँ पर है A और D में है, तो और P2 तो देखिए क्या हो रहा है, P2 क्या है, टाइम इनवेरिएंट बट नॉट लीनियर। तो देखिए टाइम इनवेरिएंट, टाइम, अब कौन सा टाइम इनवेरिएंट भी है बट नॉट लीनियर है। तो देखिए
ये तो टाइम वेरिएंट हो रहा है और नॉट लीनियर है, बट ये क्या है, टाइम वेरिएंट हो रहा है। नॉट इनवेरिएंट क्या है, ये वाला है CR3, और नॉट लीनियर भी, तो ये हमारा P भी मैच कर रहा है, P2R3 मैच करेगा, P2R3 मैच करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीनियर बट लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट ना कि वेरिएंट। तो ये तो आपका जो R4 हो रहा है, R4 आपका क्या है, लीनियर है, और T बाहर में इससे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम, सॉरी, ये टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, ना कि टाइम वेरिएंट होगा। तो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, तो आपका P3R4 ये ऑप्शन राइट है। मतलब ओवरऑल आपका ए जो है वो राइट आंसर है, कॉम्बिनेशन वही फुलफिल कर रहा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2012 में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का। द इनपुट xt and output yt of a system are related as yt is equal to minus infinity to t x tau cos 3 tau d tau. The system is time invariant and stable. Stable and आपको मतलब कि वेरिएंट इनवेरिएंट चेक करना है और स्टेबिलिटी चेक करना है, स्टेबल है या नहीं है। तो दोनों चीज के लिए हम लोग फर्स्ट इनवेरिएंट और वेरिएंट के लिए हम लोग चेक जो करते हैं, टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट, हम लोग क्या करते हैं, इनपुट में हम डिले के साथ देते हैं, डिले या कुछ वैरी करके इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमारा उस समय भी सेम आउटपुट आना चाहिए। तो देखिए हम जब चेक करते हैं, तो मान लीजिए कि हम y t माइनस टी नॉट, आउटपुट को हम टी नॉट ड्यूरेशन के बाद हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो t माइनस टी नॉट होगा और x tau cos 3 tau d tau। और अगर हम यहाँ पर इनपुट में हम लोग ड्यूरेशन चेंज करते हैं, मतलब कि टाइम डिले देते हैं 0 माइनस इनफिनिटी टू t, एक अलग आउटपुट आएगा, मान लीजिए कि y t आ रहा है और x tau माइनस टी नॉट, तो cos 3 tau d tau। तो ये देखिए हम ड्यूरेशन के बाद देखना चाह रहे थे, हम जब इनपुट दे रहे हैं तब ये, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। इट मींस ये जो है टाइम टाइम वेरिएंट होगा, ये जो हमारा है डी टाइम, सॉरी, हाँ टाइम वेरिएंट होगा, मतलब कि टाइम वेरिएंट होगा, मतलब कि टाइम नॉट टाइम इनवेरिएंट में हम लोग कर सकते हैं। अब इसका स्टेबिलिटी चेक कीजिए, जब स्टेबिलिटी हम लोग चेक करने जा रहे हैं जी, तो वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी और एक्स टॉ कॉस 3 टॉ टी टॉ। हम स्टेबिलिटी के लिए क्या है, बी बो, मतलब कि हम बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा आउटपुट शुड भी बाउंडेड होना चाहिए। अब एक्स टॉ है, एक्स टॉ को हम लोग यूनिट स्टेप भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। तो जितना भी बाउंड, जितने भी प्रकार के बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, तो वहाँ बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक को देख के सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम कॉस के टर्म में रखते हैं, एक्स टॉ कॉस 3 टॉ आउटपुट करते हैं, जो भी एक कंडीशनली बाउंडेड इनपुट है, तो -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस स्क्वायर 3 टॉ डी टॉ। जब आप इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो ये 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी टू इंटी 1 प्लस कॉस 6 टॉ बाई 2 डी टॉ। जब आप इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी के रूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो टी होगा 1/2 टी, और लिमिट पुट कीजिएगा तो ये इन्फिनिटी साथ में आएगा, मतलब कि सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो ऑप्शन क्या होगा, नॉट टाइम इनवेरिएंट, मतलब कि टाइम वेरिएंट है तो नॉट टाइम इनवेरिएंट एंड नॉट स्टेबल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 6 बहुत ही सिंपल है, गेट 2013 में पूछा हुआ है, 1 मार्क्स का। फॉर पीरियडिक सिग्नल Vt इक्वल टू 30 sin 100t
10 cos 300t plus 6 sin 500t plus pi by 2 the frequency the fundamental frequency in रेडियन पर सेकेंड। देखिए रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है तो मतलब कि ओमेगा के टर्म में पूछ रहा है, ना कि आपको टी के टर्म में पूछ रहा है, मतलब कि हर्ट्ज के रूप में। तो कैपिटल टी नहीं निकालना है तो हम ओमेगा टी क्या हो गया यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या होगा, ओमेगा 1 100, ओमेगा 2 300 और ओमेगा 3 500। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीजिए। तो एचसीएफ आप जब लीजिएगा तो क्या आएगा, ये तीनों का वैल्यू एचसीएफ 100 और 300 और 500 का एचसीएफ ये 100 आएगा। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 100 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, जो ऑप्शन ए में है आंसर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि गेट 2013 में ही पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल है। द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज गिवन बाय एच टी इक्वल टू डेल टी माइनस 1 प्लस डेल टी माइनस 3। द वैल्यू ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स 8 टी इक्वल टू 2। देखिए एक सिस्टम है, उसमें इनपुट एक्स टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डेल टी। जब सिस्टम एक्स टी इक्वल टू डेल टी दिया हुआ है तो रिस्पॉन्स क्या है, एच टी इक्वल टू डेल टी माइनस 1 प्लस डेल टी माइनस 3। हम लोग जानते हैं कि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो रिस्पॉन्स है, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, impulse response of the system is equal to transfer function of the system। ट्रांसफर फंक्शन हमें सिस्टम का मालूम है, तो अदर इनपुट जब हम देंगे, तो अदर इनपुट जब हम देंगे सेम सिस्टम में, एक्स टी इक्वल टू क्या देना है बोल रहा है, यूनिट स्टेप। तो हमें क्या होगा, इसके साथ कॉन्वोल्यूशन होगा, एच टी कॉन्वोल्यूशन यू टी। तो जब कॉन्वोल्यूशन हम लोग करेंगे तो एच टी क्या है, सॉरी एच टी क्या है जी हमारा, डेल टी माइनस 1 कॉन्वोल्यूशन यू टी प्लस डेल टी माइनस 3 कॉन्वोल्यूशन टू टी माइनस 3। तो ये देखिए इंटीग्रेशन जो इसके साथ आएगा, और ये इम्पल्स रिस्पांस का प्रॉपर्टीज में हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि डे इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी माइनस टी नॉट एक्स टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर u टी माइनस 1 प्लस u टी माइनस 3। अब हमें चेक करना है कहाँ पे, t इक्वल टू 2 पे। तो t इक्वल टू 2 पुट कीजिए, ये जो y2 आपका रिस्पॉन्स आ रहा था ये आ गया स्टेप रिस्पॉन्स 3 y2। तो yu 2 माइनस 1 प्लस u t माइनस 3 2 माइनस 3। तो देखिए u1 प्लस u माइनस 1। तो देखिए u1 क्या होता है, हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल से जानते हैं, ये रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके t टेंड्स टू इंफिनिटी तक सारा मैग्नीट्यूड यूनिट स्टेप का 1 होता है। तो और बाकी लेस देन के लिए 0 होता है, तो इसका वैल्यू 1 प्लस 0, मतलब कि आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स 1 आएगा, जो कि आंसर बी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एक्शन इक्वल टू साइन पाई स्क्वायर एन बीइंग एन इंटीजर, सॉरी एक मिनट, हाँ एन के बारे में लिखा हुआ है, एन बीइंग एन इंटीजर, इंटीजर कोई वैल्यू है। देखिए हम लोग डिस्क्रीट में जानते हैं कि एन जो भी सैंपल वैल्यू डिफाइन होता है वो इंटीजर वैल्यू पर डिफाइन होता है, ना कि आपका फ्रैक्शन पर होगा, तो इंटीजर वैल्यू पर डिफाइन होगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियोडिक हम लोग को चेक करना है, पीरियोडिक फंडामेंटल पीरियड क्या है। तो कैपिटल एन इक्वल टू
हम लोग जानते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर? पाई स्क्वायर इनटू एन। हम लोग जानते हैं कि ये डिस्क्रीट सिग्नल की जब बात करते हैं हम लोग, तो बट एम इंटीजर के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ एम पर कैपिटल एन शुड बी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ एम नहीं मिल रहा है जिस पर कि ये एन हमें इंटीजर मिले। तो क्या होगा? ये जो सिग्नल्स है नॉट पीरियोडिक होगा, क्योंकि अगर ये पीरियोडिक होगा था तो एम कोई भी इंटीजर वैल्यू पे तो एन भी इंटीजर वैल्यू आता, तब हमारा हम लोग जानते हैं कि ये सिग्नल्स पीरियोडिक है। तो नॉट पीरियोडिक होगा। तो 8 का आंसर डी नंबर 9। देखिए, द वेवफॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल xt इज शोन इन फिगर। ये दिया हुआ है। ए सिग्नल gt इज डिफाइंड बाय dt इक्वल टू x t minus 1 by 2 the average power of gt। मतलब हमें xt का एवरेज पावर नहीं निकालना है, जो कि हमें निकालना है gt का एवरेज पावर, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ xt है। xt को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो देखिए, जो कि गेट 2015 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, सिंपल सा पहले हम लोग वेवफॉर्म को फाइंड आउट करते हैं कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, वेवफॉर्म किस। तो xt इक्वल टू, देखिए ये जो है -1 से 1 के बीच में एक, हम लोग जान रहे हैं रैंप सिग्नल की तरफ वर्क कर रहा है, रैंप सिग्नल दिख रहा है, बाकी सब जगह 0 है। तो रैंप सिग्नल कहाँ से कहाँ है? t इक्वल टू -1 से लेके 1 के बीच में रैंप सिग्नल से एक पीरियड के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो ये -3t हो रहा है। लेकिन इसका जो पीरियडिसिटी है अभी कैपिटल टी है, जो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 2 है, -1 से लेके 2 उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो इसका जो पूरा जो डिफाइन है सिग्नल्स, तो -1 से 1 के बीच में तो -1 के -t है, और 0 है कहाँ से लेके 1 से लेके 2 के बीच में। ये पूरा एक एक पीरियड है। अब देखिए, हम लोग गौर करेंगे तो अभी हम लोग जब स्केलिंग होता है, जब स्केलिंग हो किसी सिग्नल्स को करते हैं तो पीरियोडिसिटी भी चेंज होता है। जब स्केलिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, पीरियोडिसिटी भी चेंज होगा। तो अभी तक जो पीरियोडिसिटी है कैपिटल टी, देखिएगा इसका ड्यूरेशन कितना है, -1 से लेके 2 3 हो रहा है। अब हमारा जो होगा, अब देखिए t/2 हो रहा है। शिफ्टिंग से कोई पीरियोडिसिटी में इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम पीरियोडिसिटी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एवरेज पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है, एवरेज पावर एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए, तो 1/t और -t/2 या 0 to 2 x t स्क्वायर dt। तो यहाँ से जब आप चेक करेंगे तो जब हम ये देख रहे हैं कि t इक्वल टू 3 था, लेकिन जब हम शिफ्टिंग करा रहे हैं तो t-1 और बाय 2, जब बाय 2 होगा तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपैंड करेगा सिग्नल्स, जब एक्सपैंड करेगा सिग्नल्स तो पीरियोडिसिटी क्या होगा, जो कि हमें 1 पर मिल रहा था, अब कहाँ पर जाके मिलेगा, जब ये स्केलिंग की बात कर रहे हैं वो -2 पर जाके मिलेगा, क्योंकि t इक्वल टू -2 पुट करोगे तब x इक्वल टू -1 आएगा। तो हमारा क्या होगा, एक्सपैंड हो रहा सिग्नल्स, एक्सपैंड हो रहा सिग्नल्स, तो पीरियोडिसिटी भी क्या होगा, पीरियोडिक ड्यूरेशन t इक्वल टू 6 हो जाएगा। और सिग्नल्स क्या होगा, xt इक्वल टू -3t है कहाँ से कहाँ, -1 से लेके t1 तक, और 0 है 1 से लेके t2 तक। अब हमें gt जो बनाना है, gt बनाना है क्या है, x t-1/2। तो आप पुट कीजिए, जहां जहां t है वहां t-1/2 पुट कीजिए, तो -3 t-1/2। अब यहाँ लिमिट चेंज करने के लिए आप देखिएगा लिमिट कहाँ से चेंज हो रहा है, तो -1 t-1/2 बाय 1, -1 से 1, अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 t-1 2। अब क्या हो गया लिमिट, अब t इधर +1 दोनों जगह सब जगह ऐड कीजिए, -2 +1 t, और ये क्या हो जाएगा
2 + 3, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -1 से लेके T3 तक ये सिग्नल्स रहेगा। ठीक है, अब जीरो का बात करेंगे, जीरो कहाँ से कहाँ था 1 से लेके T-1/2 और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 2 T-1 और 4, और 1 ऐड कीजिएगा, +1 ऐड कीजिएगा तो 5 तक जाएगा। तो 3 से लेके T ये 5, तो देखिए -1 से लेके 5 तक, तो ड्यूरेशन कितना हुआ 6 हुआ, तो कैपिटल टी का ड्यूरेशन क्या हुआ 6 हो गया। तो आप यहाँ से इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो आपका जो एवरेज पावर है वो एवरेज पावर का फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज पावर इक्वल टू एवरेज पावर इक्वल टू 1/6, और सिग्नल्स हमारा जो डिफाइन हो रहा है, सिग्नल्स हमारा डिफाइन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 3 तक डिफाइन हो रहा है, और ये जो डिफाइन हो रहा है इसको स्क्वायर कीजिएगा, -3T-1/2 का होल स्क्वायर dt। जब इसको लिमिट पुट करके कैलकुलेट कीजिएगा, तो जब पूरा कैलकुलेट करिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। करके देखिएगा, अगर गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसको रेक्टिफाई करूंगा। ये वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, इसको करिएगा। फिर एक क्वेश्चन है, two sequence x1n and x2n have the same energy, दोनों का सेम एनर्जी है। सपोज x1n इक्वल टू अल्फा 0.5 to power n un, where alpha is a positive real number and un is the unit step sequence. Assume x2n रूट अंडर 1.5 दिया हुआ है, जो कि दो सैंपल पर डिफाइन है, 0 और 1 पर डिफाइन है, अदरवाइज 0। तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एनर्जी हम लोग एनर्जी फर्स्ट के लिए निकालते हैं, x1n के लिए एनर्जी निकालते हैं। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू -इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला होता है मॉड x1 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसके साथ x1 के साथ क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल्स है, तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ही इंडिकेट होगा, क्योंकि un डिफाइन होता है 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 टू पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2n। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो अल्फा स्क्वायर और समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 1/4 टू पावर n। n हमारा वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, ये जो कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो फर्स्ट टर्म जो होगा a जो 1 होगा, क्योंकि n इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो 1 होगा, अल्फा स्क्वायर साइड कीजिए, और ये 1 हम लोग जीपी में जानते हैं कि जब n हमारा वेरी करता है 0 से इन्फिनिटी, तो a/1 - r इसका समेशन होता है। तो यहाँ भी 1/1 - कॉमन रेशियो क्या होगा 1/4। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा वैल्यू जी 4/4, ऊपर चला जाएगा 4/3 अल्फा स्क्वायर। हम x2n का एनर्जी निकालते हैं, x2n का एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। तो दो ही सैंपल पर डिफाइन हो रहा है, और कितना वैल्यू है रूट अंडर 1.5। तो रूट अंडर 1.5 का मॉड स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1.5 मॉड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 3। अब दोनों को इक्वेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/3 अल्फा स्क्वायर और 3, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9/4, देन अल्फा इक्वल टू रूट अंडर 9/4 3/2। तो 3/2 इसका आंसर होगा अल्फा इक्वल टू 1.55। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। जहां जहां अगर समझ में नहीं आया मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा और आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं कल अपलोड करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।